ये चुनाव हुए हैं, कल ही परिणाम आए हैं। हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ उपचुनाव से, जहां बहुत सक्रिय भूमिका में आप वहां पर थे, लेकिन हार मिली है। उसके साथ साथ आपको महाराष्ट्र में हार मिली है। क्या कमी रह गई? किस तरह से आप इसका विश्लेषण करते हैं? मुझे जहां तक केदारनाथ की बात है, निश्चित रूप में मेरा ये पक्का विश्वास था कि केदारनाथ में हम चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से बद्रीनाथ में हम चुनाव जीते, लोगों ने हमारी बात को माना, समझा और हमें आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार से विभिन्न मुद्दे थे जिनको कि मुझे लगा कि केदारनाथ में बद्रीनाथ से भी ज्यादा असरकारी मुद्दे हैं, जिनमें कि एक बहुत ही सरकार के द्वारा ब्लंडर ये काम किया गया कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाने की बात की गई। तमाम ऐसी बातें थी। तो हमको लगा कि निश्चित रूप में हम जनता को इन चीजों को समझा पाएंगे। हम उसमें कामयाब नहीं रहे, इसका हमें दुख है। दूसरा, मुझे लगता है कि बाय इलेक्शन में ये भी होता है कि साहब सरकार इनकी है तो चलो इन्हीं को दे देते हैं वोट। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हार का रहा वहां, वो ये रहा कि सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था वो आपको दिख रहा है कि 53,000 के वोट में 23,000 बीजेपी को मिले और बाकी सरकार के अगेंस्ट मिले। तो जो 30,000 सरकार के अगेंस्ट वोटिंग हुई, वो वोटिंग एकजुट नहीं हो पाई। बस वो हमारी हार का कारण रहा। हम लोगों को ये नहीं समझा पाए कि भाई ठीक है, आप किसी निर्दलीय को, किसी अन्य को आप वोट दे रहे हैं तो ये जीत के रेस में नहीं है, तो इससे वोट खराब होगा और सरकार को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। ये हम नहीं समझा पाए और वोट बिखर गए, जिसके कारण हम हारे। जहां तक आपने अन्य प्रदेशों की बात कही, मुझे महाराष्ट्र के बारे में भी ये उम्मीद थी कि वहां पर जो मराठा अस्मिता की बात है, जिस प्रकार से मराठा अस्मिता को, मराठा राजनीति को मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और बीजेपी की राजनीति ने तहस नहस कर दिया, तो वो जरूर वहां पर मुद्दा बनेगा। लेकिन वहां भी शायद वहां के नेतागण इसको मुद्दा नहीं बना पाए और अंतोगत्वा ये जो रिजल्ट सामने आया, ये अपेक्षित नहीं था। कांग्रेस को, हमें अपेक्षित नहीं था। बहरहाल मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, खास करके महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के बाद, ये चुनाव परिणाम कैसे आए इस पर गहन मंथन करने की आवश्यकता है। सर, उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे, हो भी रहे हैं तो उनमें बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। क्या आप उनको भुनाने में, उनको जनता तक पहुंचाने में आपका संगठन कमजोर साबित हुआ? नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। दोष मैं भी तो हूं। अगर मैं दोष ही देना है तो मैं भी तो हूं उसमें शामिल। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है और उसमें मैं भी शामिल हूं। लोकतंत्र में जनता को दोष नहीं दिया जा सकता कि जनता नहीं समझी, हम नहीं समझा पाए। तो निश्चित रूप में अभी यहाँ पर आप, अभी बागेश्वर में है हम लोग, खड़िया का इतना बड़ा कारोबार है। जो पहले जो एग्रीमेंट, जो खड़िया का खनन करते थे, जो पहले 1,50,000 रुपए ऐसा कुछ उसका तय फीस था, उसमें होता था। आज वो मैंने सुना कि धामी जी अंडर टेबल 50-50 लाख रुपए लेकर तब जाके उसको वो करते हैं। विकास कार्यों की स्थिति यह है कि हर विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। भ्रष्टाचार निश्चित रूप में चरम पर है। आपने सुना होगा कि पहले के जमाने में जवाहर नवोदय विद्यालय की शाखाएं खुलती थी, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की शाखाएं खुलती थी। आज की डेट में आपको पता होगा कि एक शराब की ठेके पर, एक दुकान पर उसकी शाखाएं खुल रही हैं। यहाँ भी होगा, गढ़वाल में ये स्थिति है, यहाँ भी होगी कि एक अगर बागेश्वर में शराब की दुकान है तो उसको 2-3 दुकानें और खोलने की परमिशन दी गई कि तुम अपनी शाखाएं खोलो गांव में। तो शाखाएं शराब की खुलने लगी हैं और उसके बावजूद अगर लोग कहें कि ये अच्छा शासन है, तो भाई देश प्रदेश अंततोगत्वा है तो जनता का। जनता जिधर ले जाएगी वही वो प्रदेश जाएगा। लेकिन क्योंकि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम है कि गलत नीतियों पर सरकार को घेरा जाए और जनता के बीच इस बात को उठाया जाए, तो हम लगातार अपनी बात को उठा रहे हैं। निश्चित रूप में इस प्रदेश की सरकार अब तक की सबसे फेलियर सरकार है, सबसे निकम्मी सरकार है, सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। और ये तमगा धामी जी के सिर पर, निश्चित धामी जी को ये तमगा मिलेगा कि ये सबसे भ्रष्टाचारी सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ये उनके लिए बड़ा सोचनीय विषय होगा। सर, उपचुनाव में हमने देखा, उपचुनाव के टाइम पर या उपचुनाव से ठीक उपचुनाव से पहले एक गढ़वाल में, एक देहरादून में घटना घटित होती है बॉबी पवार के साथ।
तो उस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने मुखरता के साथ उनका विरोध किया। शायद किसी एक तरह का बयान आया कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उससे आपको किसकी लगता है किसकी बॉबी गिरफ्तारी? पवार की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। तो उस पर क्या आपको लगता है कि उससे युवा नाराज हुआ, उससे जो उनको जो वोट मिला, उन्होंने जिस प्रत्याशी को सपोर्ट किया, एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट था वो भी पवार के प्रत्याशी को चले गए। लगभग 9-9.5 हजार वोट वो लाया है वो हाँ। प्रत्याशी। तो लगता है कि वो कहीं कमी रहती थी। देखिए, मुझे तो मेरी जानकारी में नहीं है कि कांग्रेस ने पार्टी के ऑफिशियल पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये था कि किसी के साथ ये हुआ, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं उस मामले में कि निश्चित रूप में मैं भी ये मानता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। और जिस प्रकरण पर वो बात हुई उसके लिए भी मुख्यमंत्री दोषी हैं। सचिव, मेरी दृष्टि में सचिव तो वो काम करते हैं जो सरकार बताती है कि भाई आपको ये काम करना है। सचिव, ये मान लीजिए, पुराने नेता लोग कहते थे, तिवारी जी के समय में हम कुछ एक बार की बात है, जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो कुछ बड़े नेता बैठे थे, ये इसी तरह की बातें हुई कि साहब अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो तिवारी जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, ये मान लीजिए कि कोई घोड़ा है ना, घोड़ा, उस घोड़े को अच्छा घुड़सवार चला सकता है। घोड़ा उधर ही जाएगा जहां घुड़सवार ले जाना चाहेगा, अगर वो घुड़सवार अच्छा है तो सचिव अगर कोई गलत कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार उससे गलत करा रही है। हालांकि सचिवों को भी गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर रहा है तो सरकार गलत करा रही है। प्रश्नगत प्रकरण में जो आपने अभी बात रखी, उस प्रकरण में यह है कि किसी व्यक्ति को उसकी आयु पूरी होने के बाद भी उसको एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है कि वो सरकार के भ्रष्टाचारी मतलब कार्यक्रमों में सहयोगी बनता है, और उससे मतलब सरकार में बैठे लोगों को पैसा मिलता होगा। यही है मामला। उस व्यक्ति पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है, उस व्यक्ति को एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन धामी जी की जिद है कि यही रहेगा, यही इसी को करेंगे। तो बॉबी पवार का नाराज होना भी स्वाभाविक था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरी दृष्टि में हिंसा कोई रास्ता नहीं है। हमें उसके लिए लोकतांत्रिक रास्ते से जाना चाहिए, लोकतांत्रिक रास्ते अपनाने चाहिए। और हो सकता है कि जो आपने कहा कि पार्टी का स्टैंड, मेरी जानकारी में नहीं है, पार्टी का स्टैंड इस रूप में तो नहीं था, नहीं रहा होगा। लेकिन अगर रहा भी होगा तो हो सकता है कि जो 9,500 वोट उनके लोग ले गए यहाँ पर, हाँ ले गए, तो उसका नुकसान उस 9,500 का नुकसान तो हमें हुआ ही, उसमें कोई बात थोड़ी है। वो तो मैंने पहले ही कहा कि वोटों के डिवाइडेशन का फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी की रणनीति भी यही थी, हम उसमें सफल नहीं हुए। सर, जिस तरह से बीजेपी का सिस्टम काम करता है, जिस तरह से वो तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्षणिक मुद्दे फेंक कर वो कैप्चर कर लेते हैं सारी चीजों को, तो ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद की जाए कि 2027 में बहुत सारी बातें इस तरह से उठने लगी हैं कि अब 2027 में भी कांग्रेस का वापस आना मुश्किल है, इस तरह की बातें उठ रही हैं, कि आप सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक विधानसभा के उपचुनाव में, एक विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में और पूरे विधानसभा के आम चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। और अभी उदाहरण के लिए उन्होंने पुलिस के एक दो वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर अपने फेवर में काम कराया। तो क्या आम चुनाव के लिए हर जिले में पुलिस के लोगों की ड्यूटी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। हर सीट पे पुलिस के लोगों की ड्यूटी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो ये कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि हमें ये हार अपेक्षित नहीं थी, और चूंकि हमें हार मिली तो कहीं ना कहीं मनोबल में थोड़ा कमी आती है। तो कोई बात नहीं, हम बद्रीनाथ की जीत को सामने रखते हुए उत्तराखंड के लोगों के जिस जिजीविषा से उत्तराखंड के हमारे भाई बहन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्षशील है, उनके संघर्ष को याद रखते हुए हम पुनः अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके 2027 में निश्चित रूप में जीत के लिए हुंकार भरेंगे। सर, निकट भविष्य में निकाय चुनाव होने हैं, हालांकि 1 साल से इसको टाला जा रहा है, शासन के चुनाव नहीं हुए हैं, पंचायत चुनाव अब सर आने वाले हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस का अब क्या स्टैंड रहेगा जब इस तरह का जो परिणाम आया है देश में? तो क्या ये सरकारों का दायित्व तो है कि सरकारें प्रत्येक इलेक्शन को समय पर कराएं, चाहे पंचायतों के इलेक्शन हो, चाहे छात्र संगठनों के इलेक्शन हो, चाहे निकायों के इलेक्शन हो। टालते जा रही है सरकार। तो निकायों के इलेक्शन, अब मैं समझता हूं कि बाई इलेक्शन भी निपट गया, सरकार के पास अब कोई बहाना नहीं है, तो तत्काल निकायों के इलेक्शन होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव जहां जहां अटके हैं वो होने चाहिए। ये पहले बीजेपी की ये कुटिल चाल है, ये पहले अपने अनुसार माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अपने अनुसार माहौल अगर हुआ तो डिक्लेयर करेंगे इलेक्शन, अपने अनुसार माहौल नहीं हुआ तो नहीं करेंगे डिक्लेयर।
तो ये उनकी कुटिल चालों में शामिल है। आज आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि साहब विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और राज्यों की इस प्रकार की सरकारों के तहत जिन भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण प्राप्त है, आज जो विदेशों में भी बेनकाब हो रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी छवि में निश्चित रूप में डेंट पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं और धीरे धीरे बीजेपी जो है एक्सपोज होने लग गई है। भारतीय जनता पार्टी, उनके बड़े नेता और उनके बड़े नेताओं के भ्रष्टाचारी लोगों से संबंध एक्सपोज होने लगे। अभी अडानी का ही मामला आपने देखा होगा, किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके जहाजों में यात्रा करते हैं और आज विदेशों में हर जगह छोटे छोटे देश, मैंने सुना केनिया भी बोल रहा है कि केनिया जैसा देश भी बोल रहा है कि इनके साथ हम कोई करार नहीं करेंगे, जो किया वो भी रद्द करते हैं। तो इस तरह की स्थिति आज देश की हो रही है, तो लोग धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, वर्तमान जो संगठन आपका है, सांगठनिक ढांचे में क्या आप और मजबूती देखना पसंद करेंगे या उसमें बदलाव की आप उम्मीद करते हैं? आप किन मुद्दों को लेकर? आप सिर्फ हमारे उत्तराखंड के सांगठनिक ढांचे की बात क्यों करते हैं? दुनिया के किसी भी ढांचे में, किसी भी संगठन में दुनिया के बेहतरी की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो ये सिर्फ उत्तराखंड के बारे में थोड़ी है, जनरल बात है कि वह बेहतरी की संभावना हमेशा बनी रहती है और जो व्यक्ति काम करते हैं वो भी निश्चित रूप में अच्छे के लिए करते हैं। हम किसी को ये दोष नहीं दे सकते कि किसी ने खराब कर दिया, सब लोग अच्छे के लिए करते हैं। कभी यश मिलता है, कभी अपयश मिलता है, कभी कोई रहता है, कभी कोई रहता है। तो ये सब एक पूरा सामूहिक काम है, किसी एक व्यक्ति को नहीं इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता कि किसी खराब हुआ तो किसी एक व्यक्ति का दोष है। अभी केदारनाथ में अगर हार हुई है तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं उससे अछूता हूं, मेरा भी उसमें दोष है, मेरी भी कमी है। क्यों अगर हम ये कहें कि बद्रीनाथ में जीत हुई और वो जीत जो है वो भी किसी एक की जीत थोड़ी है, सभी लोग ने प्रयास किया, सबकी जीत है। आज यहाँ भी सबने प्रयास किया, सबकी हार है। तो संगठन में भी बेहतरी की उम्मीद लगातार बनी हुई रहती है और हमारा संगठन जो कर रहा है वो बेहतरी की उम्मीद के साथ लगातार अच्छा कर रहा है और आगे दृष्टिगत चुनाव को ध्यान में, जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए और बेहतर करेंगे, ये हम आपको कह सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर जहाँ पे जनता के बीच में जाना चाहेंगे सर? अब निकाय और पंचायत चुनाव, निकाय पंचायत चुनाव में तो लोकल बहुत इश्यू होते हैं, बहुत लोकल मुद्दे होते हैं। अभी आप ये बताइए, मैं तो मुझे अफसोस होता है कि इतना मुख्य मार्ग है ये ग्वालदम से लेके और ये बागेश्वर तक कितना संकरा है, कितने इस पर साइड से मतलब मिट्टी भी नहीं भरी हुई है साइडों में। जब गाड़ियां नीचे उतरती हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, छोटी गाड़ियों को तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये जो बागेश्वर जिला है, ये करीब 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू तो अकेले ये इससे आता है। ये जो खड़िया वाला 100 करोड़ का रेवेन्यू इससे आता है। और जो जिला 100 करोड़ का रेवेन्यू देता हो, उस जिले की सड़कों का ये हाल हो, तो ये मुद्दा बागेश्वर के लिए क्या नहीं होगा? निश्चित रूप में बागेश्वर के लिए मुद्दा होगा। रोजगार निश्चित रूप में बागेश्वर के लिए मुद्दा होगा। यहाँ के जो स्थानीय हमारे युवा हैं, क्या वो स्थानीय स्तर पर रोजगार पाने के लिए सरकार की उनके लिए कोई योजना है? लगातार जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं गवर्नमेंट के, बेरोजगारी दर्ज कराने, मतलब अपनी बेरोजगारी को दर्ज कराने के लिए जो सिस्टम है सरकार का, लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। तो क्या ये यहाँ के युवाओं का मुद्दा नहीं है? तमाम मुद्दे हैं। सरकार जो एजुकेशन सिस्टम है, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, सरकार बोलते हम परीक्षा करा रहे हैं, हर परीक्षा लीक हो जा रही है। तो सवाल ये है कि सरकार को इन चीजों को ये करता कौन है? सरकार ही तो करती है ये सब चीजें, भाई इसका हल सरकार ही करती है। नहीं कर रही है तो ये मुद्दे हैं। स्थानीय स्तर पर भी मुद्दे हैं और भी स्थानीय स्तर पर मुद्दे होंगे। तो तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर निकायों में भी और उसके बाद पंचायतों में भी कांग्रेस जनता के द्वार जाएगी। और देखिए, मैं जनता से एक और निवेदन करना चाहूंगा। आज मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे मौका दिया ये बात कहने का। मैं आपका चैनल इस इलाके में काफी प्रचलित है। मैं लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, लोग ये जो प्रैक्टिस है, ये सज्जन जमाने की प्रैक्टिस है कि साहब सरकार इनकी है तो पंचायत में भी इन्हीं को दे दो और निकाय में भी इन्हीं को दे दो, सरकार इनकी है। ये सज्जन, जब जमाना सज्जन था तब की है, जब सरकारें सज्जन होती थी तब की ये प्रैक्टिस ठीक है। आज सरकार भी दुर्जन है, जमाना भी उतना अच्छा नहीं रहा। तो ये ठीक नहीं है कि एक ही लॉबी के लोग ऊपर से नीचे तक आ जाएं। जब एक ही लॉबी के लोग ऊपर से नीचे तक आते हैं तो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है। इसलिए मेरा लोगों से निवेदन है कि सरकार अगर बीजेपी की है तो आप निकायों में कांग्रेस को
मौका दीजिए, कांग्रेस के लोगों को मौका दीजिए, पंचायतों में कांग्रेस के लोगों को मौका दीजिए। और जब विपरीत विचारधारा के लोग रहेंगे अलग अलग जगह, तो एक दूसरे पर वो चेक एंड बैलेंस वाली स्थिति में रहेंगे कि भाई डर रहेगा, मैं गलत करूंगा तो ऊपर सरकार दूसरी है, हमारा जांच हो जाएगी, तो गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ तो अगर नीचे से ऊपर तक लोग एक ही लॉबी के लोगों को बिठाएंगे तो सब मिलके लूट रहे हैं प्रदेश को, लोग आखिरी में बोलते हैं हमारा कुछ नहीं हुआ, तो कैसे होगा आपका कुछ। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में निकायों में और पंचायतों में कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को जिताइए, ताकि चेक और बैलेंस बना रहे और लोगों को जो रिजल्ट मिले वो अच्छा रिजल्ट मिले। थैंक यू सर, हमसे बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ पूर्व